हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वाइब्स। दोस्तों, आज जो 3 रियल इंसिडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उनमें से 2 मेरे सब्सक्राइबर और 1 मेरे फ्रेंड के साथ घटी है। पहली स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घटी है सोनू कुमारी जी के साथ। दूसरी मेरे ही सब्सक्राइबर शिवम जी के साथ घटी है और तीसरी मेरे दोस्त लखनऊ से हैप्पी, उनके साथ ये इंसिडेंट्स घटा है। मैं तीनों इंसिडेंट्स आपको इन्हीं तीनों के नज़रिए से बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये पहला इंसिडेंट्स हमसे सोनू कुमारी जी ने शेयर किया है। ये बिहार की रहने वाली हैं। ये घटना सोनू जी के गांव में घटी थी। अब आगे की घटना मैं आपको सोनू जी के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम सोनू है और ये घटना मेरे साथ 2010 में घटी थी। ये घटना मेरी आंखों के सामने मेरे गांव में घटी। उन दिनों मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव जाया करती थी। मेरा गांव थोड़ा बीहड़ जंगल में पड़ता था। गांव में मात्र 50 से 60 ही घर थे और मेरे गांव के 2-2 किलोमीटर दूर तक कोई गांव या कोई शहर भी नहीं था। मैं गांव के जिस मकान में रहती थी उससे जुड़े हुए 2 घर और थे। हम बीच वाले घर में रहते थे। मेरे घर के लेफ़्ट साइड वाले घर में एक दूसरा परिवार रहता था और राइट साइड वाले घर में मेरे चाचा जी अपने परिवार वालों के साथ रहते थे। मेरे गांव में गैस नहीं होती थी तो खाना हमेशा चूल्हे पे ही बनता था। मुझे और मेरे परिवार वालों को चूल्हे पे बनी हुई रोटियां बहुत अच्छी लगती थी तो हम सब मिल के खाते थे। एक बार रात में जब हम सब खाना खा के सोने लगे तो हमारे घर के लेफ़्ट साइड वाले घर में किसी तरह की लड़ाई हो गई। अक्सर रात में गांव में काफ़ी शांति होती है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। सबको पता चल रहा था कि उनके यहाँ बहुत तेज़ लड़ाई हो रही है। आमतौर पे गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ करता है। हमको भी वही लगा कि ये रोज़ की तरह आम लड़ाई है। मुंह की लड़ाई कब हाथापाई में बदल गई किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इसी लड़ाई में उस घर के मालिक ने लालटेन को जलते हुए चूल्हे की तरफ फेंक दिया। चूल्हे में पड़ी हुई आग लालटेन में पड़े मिट्टी के तेल से और तेज़ भड़क गई। पूरे घर में आग लगने लगी। किसी तरह उस घर के परिवार वालों ने अपनी जान बचा के घर से बाहर भागने की कोशिश की। उस घर में 2 लेडीज़ और थीं, सुषमा और नीलम। उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। किसी वजह से सुषमा लकड़ियों वाले कमरे में थी। लकड़ियां सूखी होने की वजह से उस कमरे में आग और तेज़ भड़क गई। सुषमा चाह के भी उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाई। नीलम ने अपनी जान बचा के भागने की कोशिश की लेकिन सुषमा की अलमारी में पड़े हुए जेवर नीलम को अभी तक याद थे। किसी तरह नीलम ने उन जेवरों को निकाल लिया और वो जेवर उठा के बाहर की तरफ भाग गई। सुषमा ने चलते हुए ये सब देख लिया। सुषमा ने नीलम को बोला कि मुझे बचाओ, लेकिन नीलम ने उसे बचाने की एक भी कोशिश नहीं की। आग इतनी तेज़ थी कि सुषमा उसी में जल के मर गई। किसी तरह गांव वालों ने आग को बुझाया। आग इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हमारा घर भी जल जाता, पर सही समय पे आग के बुझ जाने की वजह से हमारा घर थोड़ा सा बच गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुषमा नहीं बच पाई। उसका शरीर जल के राख हो चुका था, या ये कह सकते हैं कि उसका शरीर तक भी नहीं मिला। किसी तरह 2 हफ्ते बीत चुके थे। सब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था। हम सब रोज़ की तरह बाहर सो रहे थे। कुछ लोग छत पे सो रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे पापा को टॉयलेट जाना था। पापा टॉयलेट जाने के लिए उठे, तभी उनको किसी के सिरसिलाहट की आवाज़ आई। पापा ने ध्यान नहीं दिया और कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आई। वो आवाज़ छत की तरफ से आ रही थी। पापा ने जैसे ही छत की तरफ देखा, उनको सुषमा दिखी। उसका मुंह आधा जला हुआ था, कपड़े भी आधे जले हुए थे और एक हाथ से तो जैसे चमड़ियाँ गल के टपक रही थी। उसने साफ साफ अपनी आवाज़ में पापा से कहा, ए बाबू, हमारी दीदी से हमार जेवर दिलाए दे। मतलब बाबूजी,
आप मेरी दीदी से मेरे ज़ेवरों को दिला दो। पापा ने ये बात साफ साफ सुनी। पापा एकदम घबरा चुके थे। उन्होंने चिल्ला के सबको उठाया। उनकी आवाज़ सुन के सब उठ गए। उन्होंने बताया कि छत की तरफ कोई है, पर सबने जब छत की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। सबको लगा कि शायद कोई चोर होगा, तो उन्होंने ऊपर जाके देखा, पर ऊपर कोई भी नहीं था। बाद में सबको ये लगा कि शायद पापा को कोई गलतफहमी हुई, तो सब लोगों ने उनको बोला सो जाओ, कुछ नहीं है। तो हम सब जाके फिर से सो गए। कुछ देर बाद वो अपने घर की जली हुई छत पे फिर से बैठ के अपनी बहन से वही चीज़ बोल रही थी कि ए दीदी, हमार जेवर दे दे। वो अपनी बहन से अपने जेवर मांग रही थी। पूरे घर वालों ने और पूरे गांव वालों ने सबने ये चीज़ देखी और सबको पता चल गया कि सुषमा हर रात 2 से 3 बजे के बीच में अपनी बहन से अपने जेवर मांगने आती है। धीरे धीरे हर जगह यह ढिंढोरा पिट गया कि हमारा गांव भूतिया है। हालांकि सुषमा किसी को कुछ भी नहीं करती थी, वो बस छत पर बैठ के अपने जेवरों को मांगा करती थी। एक दिन हम सब सो रहे थे, तभी अचानक मेरी मम्मी ने मुझे छत पर बुलाया। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि रात के 7 बजे के बाद हम में से कोई भी छत पे नहीं जाता है, लेकिन मम्मी ने बोला कि उनको छत पे से कुछ सामान उतार के लाना है, इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए ऊपर चली गई। मैं जैसे ही ऊपर वाले कमरे से होते हुए छत पे गई, वहाँ पे मम्मी नहीं थी। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि अभी मम्मी की आवाज़ छत से आई थी। वहाँ पे कुछ कपड़े सूख रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद मम्मी मुझे इन कपड़ों को उतारने के लिए ही बुला रही हैं। मैं तुरंत जाके छत पे सूखे हुए कपड़ों को उतारने लगी। जैसे ही मैंने कपड़ों को पकड़ा, मेरे सामने अचानक से सुषमा आ गई और उसने मुझसे अपनी ही भाषा में फिर से बोला, ए सोनू, दीदी से बोल के हमार जेवर दिलाए दे। उसका वो भयानक जला हुआ चेहरा मुझे आज भी याद है। मैं तुरंत भाग के नीचे गई और रोते हुए अपनी मम्मी को सारी बातें बता दी। सब नीचे ही बैठे हुए थे। मैं घबरा गई थी और मेरा शरीर एकदम पसीने से भीग चुका था। मेरे हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से काँप रहे थे। मेरे पापा से मेरी ये हालत देखी नहीं गई। अगले दिन पापा ने गांव के एक ओझा को बुलवा के तंत्र मंत्र से घर के 4 कोनों में लोहे की 4 कीलें गड़वा दी। उसके बाद वो अगली रात फिर आई और उसने बोला कि ये सब मत करवाओ, मुझे सिर्फ मेरे जेवर दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ दिन तक ऐसे ही चला और फिर वो चली गई। दोबारा कभी भी वो नहीं आई। लेकिन लोग कहते हैं कि कभी कभी सुषमा खेतों में या जंगलों में दिखती रहती है, लेकिन वो कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहती। एक दूसरा हॉरर इंसिडेंस जो हमारे साथ शिवम जी ने शेयर किया है, जो कि रायबरेली के रहने वाले हैं। उनके साथ ये घटना 2016 में घटी थी। अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम शिवम है और मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। इस समय मेरी उम्र 26 साल की है। ये घटना मेरे साथ 2016 में घटी। मेरे घर में मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी, हम 3 लोग ही थे। पापा नॉर्मल जॉब करते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। मैं अपनी स्टडीज़ कर रहा था। हमारा घर काफ़ी बड़ा था और घर में सिर्फ 3 ही लोग थे। तो पापा ने सोचा कि घर के ऊपर का हिस्सा हम स्टूडेंट्स को रेंट पे दे दें, जिससे हमारी थोड़ी पैसिव इनकम भी हो जाए। हमारे घर के ऊपर वाले हिस्से में 3 रूम थे। 2 रूम्स में तो 2 स्टूडेंट रह रहे थे, लेकिन एक रूम रेंट पे नहीं उठ रहा था। उसके लिए कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा था। तभी एक लड़का जिसका नाम आलोक है, वो हमारे घर रेंट पे रहने के लिए आया। वो स्टूडेंट नहीं था। उसके गांव में अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, इसलिए वो अपनी दादी को अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे शहर लाया हुआ था। उसको रूम की ज़रूरत सिर्फ 2 महीने के लिए थी और हमको भी रेंट के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तो पापा ने सोचा कि 2 महीने रूम खाली रहने से अच्छा है कि रेंट पे ही उठ जाए। तो हमने उसको वो रूम दे दिया। वो रूम में अपनी दादी के साथ ही रहता था। वो सुबह दादी का इलाज करवाने के लिए जाता था और शाम में 5 बजे तक वापस भी आ जाता था। उसकी दादी की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी, इसलिए वहाँ के डॉक्टरों ने उसकी दादी को पीजीआई रेफ़र कर दिया।
पीजीआई हमारे घर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पे था। तो वो दादी को अपने रूम में लिटाकर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने के लिए चला गया। जब तक आलोक लौट कर आया, उसकी दादी मर चुकी थी। ये बात आलोक ने हमसे नहीं बताई, बताता भी कैसे। पापा ऑफिस गए थे और मैं अपने स्कूल गया हुआ था। मम्मी की तबीयत उन दिनों ठीक नहीं रहती थी, तो वो दिन में दवाई खाकर आराम करती थी। आलोक इतनी हड़बड़ी में था कि वो अपनी दादी को ऊपर वाले रूम में लॉक करके ही चला गया। उसने अपने घर वालों को सारी बातें इन्फॉर्म करके पहले ही बता दी थी। जब आलोक दरवाजे को लॉक करके बाहर गया तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके माथे पे काफ़ी चोट आई थी और वो रोड पर ही बेहोश हो गया। वहाँ के लोगों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और वो पूरी रात हॉस्पिटल में ही था। हम लोग को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। रात में जब पापा लौट कर आए तो काफ़ी लेट हो चुका था, तो उन्होंने मुझसे गेट में ताला लगाने को बोला। मैं ऊपर गया तो ऊपर कोई भी नहीं था। तीनों रूम्स में ताला लगा हुआ था क्योंकि बाकी के 2 लड़के अपने घर गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि शायद आलोक भी अपनी दादी को लेके हॉस्पिटल या घर गया हो। हालांकि पापा को थोड़ा अजीब ज़रूर लगा क्योंकि आलोक ने किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं दी थी। काफ़ी लेट हो चुका था, तो पापा और मम्मी दोनों लोग खाना खाकर सो गए थे। मैं लेट नाइट स्टडीज़ करता हूँ। उन दिनों में भी मैं 2-3 बजे तक ही जगता था। मैं स्टडीज़ करते करते थक गया था, तो किचन में पानी पीने के लिए गया। जब मैंने किचन की खिड़की से बाहर गेट पे देखा तो गेट के अंदर बाहर की तरफ मुंह करके कोई खड़ा हुआ था। परछाई से तो वो आलोक की दादी ही लग रही थी। मैंने उनको 2 बार आवाज़ भी दी, दादी दादी, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। वो बस बाहर ही देख रही थी। तो मैंने बाहर वाले लॉन की लाइट जलाई और दूसरी तरफ से घूम के जाके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझको थोड़ा शक हुआ, तो मैं ऊपर की तरफ जाके देखा तो तीनों कमरों में ताला लगा हुआ था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत साफ साफ किसी को खड़े होते हुए देखा था। लेकिन मैं नीचे वापस आ गया और चीज़ों पे ध्यान न देते हुए मैं अपनी पढ़ाई दोबारा करने लगा। आलोक का रूम मेरे रूम के जस्ट ऊपर ही था। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 5 मिनट बाद जस्ट ऊपर वाले फ्लोर से ही किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। मैंने 5 मिनट तक लगातार वो आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि शायद ऊपर कोई चोर है, तो मैंने अपने पापा को उठाया। पापा ने भी वही आवाज़ सुनी, तो हम लोग ऊपर की तरफ गए। हम लोग जैसे ही ऊपर गए, ऊपर की छत और तीनों दरवाजे बंद थे। तो शायद हम लोग को लगा कि हमारा कोई वहम है, तो हम लोग दोबारा नीचे आ गए। लेकिन मुझे रात के 4:30 बजे तक वो आवाज़ें लगातार आ रही थी। धीरे धीरे सुबह हो गई और सुबह के 6 बज चुके थे। तभी आलोक के घर वाले आए और उन्होंने अपनी सारी बातें हम लोग को बताई। पापा को जैसे ये बात पता चली, वो तुरंत ऊपर की तरफ दौड़ते हुए गए और उन्होंने आलोक के कमरे का ताला तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने आलोक के कमरे का ताला तोड़ा तो उन्होंने देखा कि आलोक की दादी की बॉडी बेड से 3 कदम की दूरी पर गिरी हुई थी। लेकिन आलोक ने हम लोग को बताया था कि वो दादी को बेड पर ही लेटा के आया था। सब लोग उनकी दादी की बॉडी को फिर वापस लेके चले गए। वो बॉडी को तो ज़रूर लेके चले गए थे, लेकिन मेरे दिमाग में 50 सवाल घूम रहे थे कि छत पे किसके दौड़ने की आवाज़ आ रही थी, उस रात गेट पर कौन था, और आलोक की दादी की बॉडी बेड से 3 कदम की दूरी पर कैसे मिली। ये सोच सोच के मुझे कई हफ्तों तक नींद भी नहीं आई। मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे एक बाबा को दिखाया। बाबा ने बोला कि मेरी हालत एकदम ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। उन्होंने मुझे बहुत आराम से और नॉर्मल तरीके से सारी बातें समझाई। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया और हमारी लाइफ दोबारा ट्रैक पर आ गई। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना। अब तीसरी घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक रियल इंसिडेंस है जो कि हैप्पी जी के साथ घटा है।
अब आगे की घटना मैं आपको हैप्पी जी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम हैप्पी है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। 2020 में जब कोरोना की लहर आई थी तो बहुत लोगों की तरह मेरे पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी मौत कोविड की वजह से नहीं हुई थी, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुई थी। लॉकडाउन बहुत ही पीक पर था और किसी तरह उनका अंतिम क्रियाक्रम हुआ। 13 दिन बाद मुझे अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने जाना था। जिस दिन उनका दाह संस्कार हुआ उसके अगले दिन मैं अपने दोस्त के साथ उसी जगह पर गया जहाँ पे उन्हें जलाया गया था। उनकी अस्थियों को लेके मैं वहीं के लॉकर में ही उनको रखने गया, क्योंकि भैया ने बोला था कि अस्थियों को घर पे लेके नहीं आना चाहिए। वो दृश्य मुझे आज भी याद है। अस्थियां रखने की जगह तक नहीं मिल रही थी। एक एक लॉकर में 20-20, 25 अस्थियां, मतलब कि जैसे अस्थियों का अंबार लगा हो। हमने किसी तरह मैनेजर से बात करके पापा की अस्थियों को भी वहीं पे रखवा दिया। कुछ दिन बाद भैया ने मुझसे बोला कि हमें अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने कानपुर जाना पड़ेगा। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कार अरेंज करके भैंसा कुंड की तरफ चला गया। हमें निकलते निकलते करीब रात के 10 बज चुके थे और लॉकडाउन बहुत ही तगड़ा था। सबसे पहले तो हमें अस्थियों को लेने के लिए घाट के अंदर जाना था। तो मेरा एक दोस्त रवि, जो कि कार में ही हमारा इंतज़ार कर रहा था, और मैं अपने एक दूसरे दोस्त के साथ घाट के अंदर चला गया। वो काली रात बहुत ही अजीब थी। शायद मैं उसको कभी ना भूल पाऊँ। मैंने अपने कई दोस्तों से इस बारे में जिक्र भी किया। कोई हमारी बात ही नहीं मान रहा था। बहुत ही अंधेरा था। जो भी थोड़ी बहुत रोशनी वहाँ पे थी वो भी चिताओं की जलती हुई आग की वजह से ही थी। कोविड इतना पीक पे था कि घाट पे स्टाफ भी बहुत कम था। किसी तरह हम लोग लॉकर के पास गए, लेकिन सारे लॉकर लॉक थे। वहाँ पर हमें कोई आदमी भी नहीं दिख रहा था। फिर हमने देखा कि बेंच के पास कोई बैठा हुआ है। हम उसके पास गए तो हमने उससे पूछा कि हमें लॉकर को खुलवा के अपने पापा की अस्थियां निकलवानी है। उसने बोला कि मैं वहाँ का मैनेजर हूँ और हमको लॉकर के पास लेके चला गया। उसने हमसे हमारा लॉकर नंबर पूछा। हमने उनको लॉकर नंबर बताया। उसने जैसे ही लॉकर खोला, अंदर एक भी अस्थियां नहीं थी। हमें बहुत ताज्जुब हुआ। पापा की अस्थियां गायब हो चुकी थी और उनके साथ रखी और भी कई अस्थियां वो भी गायब हो चुकी थी। हमने मैनेजर से पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने बोला कि हो सकता है शायद आपके पापा की और अन्य सभी अस्थियों को नए वाले लॉकर में शिफ्ट किया हो, क्योंकि लॉकर की कमी बहुत पड़ रही थी। तो हमने उनसे पूछा कि नए लॉकर्स कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने हमें नए लॉकर की तरफ जाने का रास्ता बताया। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे लाइट वगैरह सब जल रही थी। वहाँ पे काफ़ी उजाला था। वहाँ के लॉकर के सेट के पास एक और आदमी बैठा हुआ था। तो हमने उसको सारी बात बताई। तो उसने हमसे हमारा लॉकर नंबर पूछा। तो हमने उनको अपना लॉकर नंबर 15 बताया। अस्थियाँ भी उसी संख्या में रखी हुई थी जिस संख्या में पुराने लॉकर में रखी थी। उसने हमें अपने पापा की अस्थियों को निकालने के लिए बोला। मैंने अपने पापा की अस्थियों को निकाला। जाते वक्त उसने हमसे पूछा कि आपको किसने बताया कि यहाँ पे दूसरे लॉकर बने हुए हैं। तो हमारे दोस्त ने बोला कि आपके मैनेजर साहब ने बताया। उसने बहुत चौंकते हुए देखा और पूछा, कौन मैनेजर? तो मेरे दोस्त ने बोला कि जो पुराने लॉकर के पास बैठे हुए हैं। वो आदमी गया पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने हमसे बताया कि वो खुद वहाँ का मैनेजर है। स्टाफ कम होने की वजह से रात में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मैं और 2 गार्ड्स, और किसी को भी इस समय रात में रुकने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। तो आप किससे मिले? वो हमारे साथ पुराने लॉकर की तरफ भी गया पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने दोनों गार्डों को बुलाया और छानबीन कराई पर वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। हमें साफ साफ याद है कि उस आदमी के पास चाबी थी और उसने लॉकर खोल के भी हमको दिखाया था। तो उस मैनेजर जिसने हमारे पापा की अस्थियों को हमें दिया था, उसने हमसे बोला कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो मैंने उससे बोला कि 2 लोगों को एक साथ एक गलतफहमी कैसे हो सकती है। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बहुत घबरा गए थे। तो हम दोनों पापा की अस्थियों को लेके घाट से बाहर आ गए और तुरंत कार में बैठ के कानपुर के लिए निकल गए। हमने रास्ते में अपने दोस्त रवि को सारी बातें बताई पर वो हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। घर आके हमने अन्य सभी घर वालों को भी ये बातें बताई पर किसी ने हमारी बात का विश्वास नहीं किया।
और आज भी मैं यही सोच रहा हूँ कि उस रात क्या सच में कुछ हुआ था या मेरा और मेरे दोस्त का एक वहम था। तो दोस्तों, ये थी 3 रियल इंसिडेंट्स जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी थी। और अगर आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट्स घटा है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भेजिए, हम उसको हमारे चैनल पर ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।